मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर। आईएएस ज्योग्राफी बाबा YouTube चैनल पर 16 जून को होने वाली आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल के समसामयिकी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक सीरीज शुरू की गई है और उस सीरीज के अंतर्गत आज यह एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले 2 एपिसोड आप लोगों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जो लोग नए हों, जो आज पहली बार इस एपिसोड 3 के माध्यम से आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वे एपिसोड 1 और 2 भी देख लें, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम किन भारत के भूगोल के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यह जानना, यह उत्सुकता होना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम सीखने के क्रम में होते हैं, जब हम पढ़ने के क्रम में होते हैं, तो अगर मन में उत्सुकता नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो नीरसता आती है और यह नीरसता से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मन को हमेशा ज्ञान के लिए उत्सुक रखें। तो चलिए, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप। तो आइए जरा देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या जानेंगे हम लोग। लक्ष्य सबसे पहले बात दिमाग में आएगी, या यह आपको जानना जरूरी है कि आखिर हम इस टॉपिक को, इस करंट से रिलेटेड मुद्दे को क्यों जान रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जनवरी से पहले मालदीव और भारत के संबंधों को लेकर कुछ कड़वाहट सी है। मालदीव में इलेक्शन के बाद एक नई सरकार आई और उस नई सरकार ने भारत से संबंधों को लेकर कुछ अलग तरीके का कार्य किया, जिसके अंतर्गत उसने भारत से, भारत के कुछ सैनिक की जो टुकड़ी वहां पर थी उसे हटाने के लिए कहा। वह एक अलग मुद्दा है, हम मुद्दा लक्षद्वीप पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों चर्चा में आया यह जानना जरूरी है। तो जब मालदीव के साथ संबंधों में कड़वाहट आई, तो तय है भारत से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यानी टूरिज्म का लाभ मिलता है मालदीव को। उसकी आर्थिक स्थिति में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें से एक अहम भाग भारत के माध्यम से पूरा होता है। अब भारत से संबंध में कड़वाहट भी है और भारत से ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सके, यह तो आज के समय में संभव नहीं ही है। तो बस हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2024 में लक्षद्वीप का दौरा किया और लक्षद्वीप को संभावित पर्यटन रत्न के रूप में संज्ञा दी। कहा यह भविष्य का पर्यटन रत्न है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए, इनडायरेक्टली वे में या कूटनीतिक तरीके से, मालदीव में जो भारत के कई लोग घूमने के लिए जाते हैं उनको प्रेरित किया कि मालदीव की बजाय लक्षद्वीप में अपने ही देश के इन क्षेत्रों को घूमिए, ताकि देश को भी लाभ हो और आप एक्सपोज कर पाए वैश्विक स्तर पर भारत को, और भारत के संदर्भ में भी जाने। तो पहले लक्षद्वीप की अवस्थिति को समझते हैं और फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे पूरी की क्या चीजें हैं। अगर आप लक्षद्वीप की अवस्थिति को देखेंगे तो एटलस अपना खोल के रखिएगा, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं। जो लोग नए हैं उनको मैं अभी फिर बोल दूंगा। अगर हम लोग देखें, यह भारत हम लोग को दिखाई दे रहा है, भारत का यह मैप है और यहाँ हमारा अरब सागर है। जगह थोड़ी छोटी पड़ गई क्योंकि छोटे में ही मुझे बनाना था ये।
यह अरब सागर है, ये आप लोग जानते हैं, यह जल ही जल है यहाँ। और यहां आप देखेंगे तो केरल की अवस्थिति आपको दिखाई देगी, केरल राज्य की अवस्थिति, ये केरल है, ये केरल है। अरब सागर में ही कुछ द्वीप हैं, जैसे यहां देखेंगे आप तो अमीन दीव द्वीप की अवस्थिति दिखाई देगी, ये, या अमीन दीवी द्वीप, ये दिखाई देगा आपको। फिर इसके दक्षिण में यहां कुछ आपको द्वीप दिखाई देंगे, इनको कहा जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। और यहां आपको दिखाई देगा मिनिकॉय द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप। और इन तीनों द्वीपों को ही संयुक्त रूप से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। आई होप यहां से क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यह तीनों द्वीप को, इसी द्वीप के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। अब यह चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा, तो चर्चा में रहने का कारण क्या रहा, मैंने बताया, प्रधानमंत्री ने जनवरी 2024 में यहां का दौरा किया, प्रधानमंत्री ने जनवरी 2024 में यहां दौरा किया और इसे पर्यटन रत्न के रूप में संज्ञा दी, या पर्यटन रत्न की संज्ञा दी, संज्ञा दी किसे, लक्षद्वीप को। दूसरा अगर हम लोग बात करें अवस्थिति, अवस्थिति कहां है, अरब सागर में है, अरब सागर में। अब जैसा कि मैंने बताया, लक्षद्वीप कोई एक द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप जो शब्द आया है यह मलयालम और संस्कृत के शब्द से आया है, जिसका आशय होता है 1,00,000 द्वीप। क्या होता है, 1,00,000 द्वीप। तो यहां जो लक्षद्वीप है यह 3 द्वीप समूहों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। क्या, लक्षद्वीप। अब कौन से द्वीप समूहों को, तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अमीन द्वीपी, द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप, द्वीप समूह, फिर मिनिकॉय, द्वीप समूह। और इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाता है, लक्षद्वीप कहा जाता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसे ही कहा जाता है। आप अपने एटलस में देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। ये जो आप लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत ये 3 द्वीप समूहों को देख रहे हैं, इसमें सबसे उत्तर में है कौन, अमीन द्वीपी द्वीप समूह, मध्य में है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह जो है वो है मिनिकॉय। कौन सा है, मिनिकॉय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य से एक चैनल है, एक संकीर्ण जलीय मार्ग है,
जिसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। बन गया क्वेश्चन यहां से भी। मिनिकॉय के दक्षिण में एक चैनल है जिसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है? 1 डिग्री चैनल कहा जाता है। आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी। अब बात आती है कि इस द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। लक्षद्वीप के अंतर्गत ये जितने भी द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब मूंगे की चट्टानों से निर्मित हैं, अर्थात कहा जाए प्रवालों द्वारा निर्मित हैं। प्रवाल भित्तियां आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत जब आप प्रवाल विरंजन पढ़ते हैं तो प्रवाल भित्ति के संदर्भ में पहले बताया जाता है। प्रवाल भित्तियां प्रवालों से निर्मित होती हैं, अर्थात कहा जाए शैवालों से निर्मित होती हैं। सिलेंट्रेटा पॉलिप जिन्हें कहा जाता है उनसे निर्मित होती है, उनके अस्थि पंजरों से निर्मित होती हैं। जब इन सिलेंट्रेटा पॉलिप के एक के ऊपर एक अस्थि पंजर इकट्ठे होते जाते हैं तो यह ठोस चट्टानों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट से निर्मित होती हैं और यह एक चट्टान के रूप में हो जाती हैं, यानी ठोस भाग के रूप में हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा ये जो लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, यह मूंगे की चट्टानों से यानी प्रवाल भित्तियों से बना है और यह एक वलयकाल प्रवाल भित्ति का क्षेत्र है। वलयकार मतलब एटॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटॉल। वलयकाल प्रवाल भित्तियों को, प्रवाल भित्तियों का रूप अगर हम लोग देखें तो प्रवाल भित्तियों का रूप आपको कई अलग अलग रूप में दिखाई देगा, कई अलग अलग रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखाई देगा विश्व की सबसे लंबी दीवार के रूप में मौजूद द ग्रेट बैरियर रीफ। यह एक लंबवत दीवार के रूप में आपको दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में। दूसरा, प्रवाल की आकृति, उसके निक्षेप की आकृति एक वलयकार रूप में कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार रूप से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार रूप से। ये प्रवालों के निक्षेप जमा हो जाते हैं और यहीं से सागरीय या महासागरीय जल इनमें आके भर जाता है। यह वलयकार है और इसे ही एटॉल कहा जाता है। एटॉल, एटॉल के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप मूंगे की चट्टानों से निर्मित द्वीप समूह है जो कि वलयकार रूप में अवस्थित है। नेक्स्ट, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्या होगा? अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित द्वीप है। प्रवालों से निर्मित द्वीप है जो कि वलयकार रूप में यानी एटॉल रूप में विस्तृत है। अब अगर हम लोग बात करें अमीनदीवी द्वीप समूह, जैसा कि मैंने बताया सबसे उत्तर में, और क्या कहते हैं आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन द्वीप तीनों को सम्मिलित रूप से ही लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको लिख भी दिया है। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती राजधानी पड़ती है आपकी लक्षद्वीप क्षेत्र में। इसमें लक्षद्वीप में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है यह, लेकिन लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वह केरल में है। कहां है? केरल में। तो राजधानी क्या है?
कावारत्ती कहाँ है? लक्षद्वीप पर। उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? केरल में। उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? केरल में है। इस लक्षद्वीप में कई द्वीप तो इतने जल स्तर से समीप हैं, 5 मीटर, समुद्र के जल स्तर से केवल 5 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित कुछ द्वीप हैं इसके अंतर्गत, जो कि जब जल स्तर में परिवर्तन होता है तो यह अति संवेदनशील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो यह डूबने लगते हैं, जल का स्तर इनके ऊपर आने लगता है। सर, इनकी स्थलाकृति कैसी है इन द्वीपों की? लक्षद्वीपों की स्थलाकृतियों के बारे में बात करें तो यह मूंगे की चट्टानों से निर्मित यह जो द्वीप समूह है, इसका ऊपरी भाग सपाट है, यहां पहाड़ियां नहीं है, यहां नदियां नहीं है, यहां घाटियां नहीं है, यानी कहा जाए इनकी अनुपस्थिति पाई जाती है। अब इसकी खोज कैसे हुई इस लक्षद्वीप की? क्योंकि यह भारत की मुख्य भूमि में तो जुड़ा हुआ है नहीं, यह तो अरब सागर में है, भारत के पश्चिमी भाग में है। तो सर, इसकी खोज कैसे हुई? इसकी इतिहास क्या है इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें? बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। केरल के अंतिम शासक चेर शासक थे चेरामन पेरुमल, केरल के अंतिम शासक। इतिहास की अगर हम लोग बात करें इसके, चेर केरल के चेर वंश के अंतिम शासक चेरामन पेरुमल थे। ऐसा किंवदंती है या कहा जाए ऐसा मिथक है, कहानियों के रूप में कहा जाता है कि ये जो अंतिम चेर शासक थे चेरामन पेरुमल, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और उसके बाद ये हज पर चले गए और कभी वापस नहीं आए। तो जब इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, ऐसा कहा जाता है, और जब ये हज पर चले गए और जब वापस नहीं आए तो उत्तरी मालाबार, मालाबार तट आप जानते ही हैं, केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो केरल का जो उत्तरी भाग है, केरल के उत्तरी भाग के जो शासक थे कोलाट्टू नाड राजा वहां पर शासन करते थे, उन्होंने चेरामन पेरुमल की खोज के लिए एक नाविक दल को भेजा कि भाई देख कर आओ, हज पर गए थे वापस क्यों नहीं आए। कहा जाता है यह नाविक दल जब अरब सागर से होता हुआ जा रहा था तो लक्षद्वीप में जब यह पहुंचा तो यहां पर यह एक तूफान में फंस गया। अपने बचने के लिए इसने लक्षद्वीप के ही किसी एक द्वीप पर अपने आप को सुरक्षित किया। अब ना तो यह पेरुमल जी को खोज पाए और ना ही यह वापस जा सकते थे अपने शासन में, इसलिए इन्होंने यहीं ही अपना बसाव कर लिया और कहा जाता है कि लक्षद्वीप पर सबसे पहले बसने वाले यही ही मालाबार नाविक थे। उसके बाद कई आप्रवासी दक्षिण भारत से लक्षद्वीप में गए, जैसे नंबूदिरी ब्राह्मण, नायर, तियर, मालाबारी हिंदू, यह सब भी धीरे धीरे, इनके भी कुछ लोग धीरे धीरे कहां गए? लक्षद्वीप पर गए। 16वीं शताब्दी तक द्वीप कन्नूर, ये जो द्वीप है लक्षद्वीप है, कन्नूर के अरक्कल वंश या राजवंश, जो कि एकमात्र मुस्लिम मातृवंशीय राजवंश था, उसके नियंत्रण में था यह लक्षद्वीप क्षेत्र। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित बनने से पहले यह केरल के मालाबार जिले के अंतर्गत था। लक्षद्वीप पर बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषा मलयालम के अतिरिक्त यहां पर जजरी या कहें जजारी व महल भाषा भी बोली जाती है। तो यहां की मुख्य भाषा क्या है? यहां आधिकारिक भाषा के अतिरिक्त जजारी
व महल भाषा भी बोली जाती है। तो लक्षद्वीप क्यों चर्चा में रहा, क्या है इसके, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको लग रहा हो कि धीरे धीरे चल रहा है, तो आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं। लेकिन इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप भारत के भूगोल के समसामयिक मुद्दों से संबंधित इस सीरीज को जो शुरू किया गया है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, जब भी इस सीरीज के एपिसोड को देखें, तो कृपया कर आप एटलस अपने समीप रखें और उसमें भारत के भूगोल के मानचित्र को खोल कर रखें, पॉलिटिकल मैप भी और फिजिकल मैप भी, यानी राजनीतिक मानचित्र भी और भौतिक मानचित्र भी। इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो यह था पूरा लक्षद्वीप का प्रकरण कि क्या था, कैसे था, जिसको हम लोगों ने मेन चीजों को ध्यान में रखकर बात की। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। यह दूसरा टॉपिक है तेलंगाना से संबंधित। आप लोग देख रहे होंगे कि हाल ही में वन अग्नि की घटनाएं बहुत जगह घटित हो रही हैं। जैसे उत्तराखंड में भी, ऋषिकेश के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा। नैनीताल के क्षेत्र में घटित है, हिमाचल प्रदेश में भी यह घटना घटित है, न्यूज़पेपर में आया है। ऐसे ही एक घटना घटी एक वन्य जीव अभ्यारण्य में, जिसका नाम है एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य। एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए जरा इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहले यह अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के अंतर्गत था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना तो यह अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य के अंतर्गत चला गया। इस अभ्यारण्य का एक क्षेत्र है तड़वई क्षेत्र, वहां पर वन अग्नि की घटना घटी। यह जो अभ्यारण्य है तेलंगाना के मुलुगु जिले के दंडकारण्य जंगलों का ही एक विस्तार भाग है, और इसी में ही यह एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य की अवस्थिति है। आइए मैं आपको इसे मैप पर भी दिखाता हूं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यह दिखाई देगा। इसकी जो अवस्थिति है आपको यहां दिखाई देगी। यह है आपका तेलंगाना राज्य, और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह ये है एतुर नगरम अभ्यारण्य। और यह देखेंगे तो यही है दंडकारण्य का विस्तार है, और इसी का विस्तार यहां हमें दिखाई देता है, इन्हीं जंगलों का। और यहां से एक ऐसे करके नदी अपवहित होती हुई जा रही है, ऐसे करते हुए, जो इस वन्य जीव अभ्यारण्य को दो भागों में बांटती है, जिसका नाम है तयाम वागु। तयाम वागु नदी, वागु नदी। क्लियर है? यहां गोदावरी नदी भी अपवहित होती हुई जाती है, यह याद रखिएगा, गोदावरी नदी भी ऐसे कर इसी के ही समीप। गोदावरी नदी भी यहां अपवहित होती है। क्लियर है यहां तक? तो ये जो दयाम वागु है, यह
अभ्यारण्य, यह नदी इस अभ्यारण्य को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है, और गोदावरी नदी भी यहाँ अपवहित होती है। अब चूंकि अपवाह क्षेत्र नदियों का है तो तय है यहां जलीय जैव विविधता पाई जाएगी। तो इन नदियों का यहां अपवाह, ये जो दयाम वागु नदी है ये 12 मासी नदी है, पूरे वर्ष बहने वाली नदी है, जिस वजह से यहाँ जलीय जैव विविधता में यह दोनों नदियां यहाँ की इस विविधता को समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और निवासी जीव और वनस्पतियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में यह कार्य करती है। सबसे बड़ी बात कि यह जो वन्य अभ्यारण्य का आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है कोया जनजाति। इसी वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र में, इसी में ही यहां एक जनजाति निवास करती है। कौन सी? कोया जनजाति निवास करती है एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य, कोया जनजाति यहां निवास करती। आई होप यहां तक क्लियर होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने जाना? हम लोगों ने यह जाना चर्चा में क्यों है भाई ये, तो चर्चा में इसलिए है इस अभ्यारण्य के तड़वई क्षेत्र में, वनाग्नि की घटना, फायर फॉरेस्ट है ना, की घटना। अब स्थिति क्या है? तो मैंने आपको बताया लोकेशन। अब स्थिति है तेलंगाना के मुलुगु जिले में दंडकारण्य जंगल के विस्तार में अवस्थित है। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में दंडकारण्य जंगल में, या जंगल का विस्तार में अवस्थित, में अवस्थित है। क्लियर है यहां तक? इस अभ्यारण्य में कौन सी जनजाति निवास करती है? कोया जनजाति का आवास क्षेत्र है। अब महत्वपूर्ण तथ्य पर अगर हम लोग बात करें, तथ्य, तो पहला, दयाम वागु नदी इस अभ्यारण्य को दो भागों में बांटती है। इस अभ्यारण्य को दो भागों में बांटती है। तथा यह गोदावरी नदी का भी अपवाह क्षेत्र है। तथा यह गोदावरी नदी का भी अपवाह क्षेत्र है। दूसरा, यहां कोया जनजाति निवास करती है। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में
कोया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला, भारत सरकार ने कब दिया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा 1952 में मिला था। और 1952 में यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत था, और 1952 में यहाँ हैदराबाद के निजाम का शासन था, तो हैदराबाद निजाम सरकार ने ही इसे वन्यजीव अभयारण्य की जो है संज्ञा दी थी, या कहा जाए इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। इंपॉर्टेंट चीज, इसे वर्ष 1952 में हैदराबाद निजाम सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। घोषित किया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह जो वन्यजीव अभयारण्य है जिसको आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, यही ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है समक्का सरलम्मा मंदिर, जो यहाँ के जनजाति के लिए बहुत ही महत्व रखता है। कौन सा? समक्का सरलम्मा मंदिर, ठीक है ना। इस वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में प्रसिद्ध सरक्का सरलम्मा मंदिर अवस्थित है, जो निवासी जनजाति के लिए विशेष महत्व का है। अब इसमें भी मैं आपको एक और बात बताऊं, तो यहाँ के जो जनजाति समूह है, जो सरक्का सरलम्मा मंदिर के लिए जो बहुत ही ज्यादा उनके लिए महत्व का है, यहाँ पर इसी अभयारण्य में, इस मंदिर में ही हर वर्ष हर 2 वर्ष में एक बार एक जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यह जनजातीय महोत्सव जो यहाँ पर आयोजित किया जाता है, समक्का सरक्का जगरा की जो मेजबानी है, जो यहाँ के इस वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से की जाती है, यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है जो यहाँ मनाया जाता है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा, और हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ ही एशिया का सबसे बड़ा जनजाति त्योहार में से एक सरक्का सरम्मा जगरा। त्योहार का आयोजन किया जाता है।
आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोगों के लिए। यह जो वन्य जीव अभयारण्य है, जो दंडकारण्य जंगल का ही जो विस्तार यहां पर पाया जाता है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सागौन, बांस आदि के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। जंतुओं के अंतर्गत यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांबर, हिरण जैसे जंतु पाए जाते हैं। तो यह है ऐतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। अब आप लोग स्वतः से मैप पे इसे देखिएगा और जानिएगा, और यह देखिएगा कि इसकी सीमा किन किन राज्यों से भी लगती है, इसको भी आप लोग देखेंगे। हालांकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से तो लगती ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जामनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या सच में जामनगर, गुजरात के जामनगर में अवस्थित जो हवाई अड्डा है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है? जी नहीं, बल्कि यह एक घरेलू अड्डा है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों कहा गया? सर आपने क्यों कहा ऐसा? इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक के बेटे की शादी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो प्री वेडिंग हुई वह जामनगर में ही हुई, जहां पर विदेशों से बहुत सारे लोग आए, जिस कारण से जामनगर एक घरेलू हवाई अड्डे को 10 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया। जी हां, सोचिए पैसे में कितनी बड़ी ताकत होती है। यह बड़े बड़े उद्योगपति, कोई गलत चीज नहीं है, उद्योग का होना, उद्योगपतियों का होना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग अलग अलग रूप से सोशल मीडिया पर अपना अपना ज्ञान परोस रहे थे, क्योंकि हमारे देश में एक तो ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान की गंगा ही नहीं बल्कि भारत में अपवहित होने वाली हर प्रकार की नदी नाला ज्ञान का भारत में ऐसे ही बहता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों का कहना था कि साहब इतने बड़े उद्योगपति हैं, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया गरीबों को दान दे देना चाहिए, गरीबों के लिए घर बना देना चाहिए। वाह क्या बात है। यदि किसी अक्षम्य व्यक्ति या गरीब व्यक्ति को बिना किसी मेहनत के उसको संसाधन उपलब्ध कराओगे तो आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति भविष्य में कभी मेहनत करेंगे? दूसरा, इनका पैसा ये कहां खर्च करेंगे ये जानेंगे। ये पैसा इन्होंने कहीं, ऐसा तो है नहीं कि साबरमती नदी में, या जामनगर जो है ये कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी भाग पर है, तट पर अवस्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में ले जाके बहाया होगा पैसा। खर्च किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में खर्च किया होगा, बड़े बड़े लाइटमैन बुलाए गए होंगे, टेंट हाउस वाले बुलाए गए होंगे, खाना बनाने वाले बुलाए गए होंगे, बड़े स्तर पर राशन आया होगा। क्या उन लोगों के पास ये पैसा गया होगा, या जामनगर में कच्छ की खाड़ी में फेंका गया होगा पैसा? पैसा तो घूम फिर के लोगों तक ही ना पहुंचा, ऐसे लोगों के पास जो मेहनत कर रहे हैं। तो कई बार होता क्या है कि हम, कुछ नहीं होता है तो हम टारगेट, सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि है क्या कि भारत में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे जैसी चीज जो सोचनीय विषय है उस पर काम नहीं करते। बहुत सारे लोग, हां बिल्कुल सही बात है, अस्पताल बना देना चाहिए था, मंदिर बना देना चाहिए था, स्कूल बना देना चाहिए था, यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए थी। क्यों भैया, क्या कमी है देश में इसकी? क्या ये काम ये करेंगे तो सरकार क्या करेगी जिसको वोट देने के लिए तैयार बैठे हो इलेक्शन में? तो कृपया कर ऐसे लोगों की सोच से दूर रहिए। दूसरी चीज, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो कृपया ऐसा सोचिए कि जब आप आईएएस बन जाएंगे और आईएएस बनने के बाद जब आपकी शादी होगी तो आप क्या यह कहोगे कि मेरे शादी में होने वाला खर्च मैं गरीबों को दान कर दूंगा? यह तो हो सकता है कि आप इतना बड़ा खर्च ही ना करें, पैसा बचा लें,
लेकिन उस पैसे को दान तो नहीं ही करेंगे आप, या एक आध ने कर भी दिया तो सबको कोई करने की जरूरत तो नहीं है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन को मैंने अपनी इन बातों से दुख पहुंचाया हो, लेकिन उनका दुखी होना भी जरूरी है, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि यह तो सोचने का विषय है ना। किसी ने पैसा कमाया, वो खर्च कहां करे यह अगर जनता तय करे तो वाह क्या बात है, वो व्यक्तिगत कमाया गया उनका पैसा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जामनगर को मिला, या जामनगर को मिला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा। दर्जा तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुजरात के मैप को देखते हैं, और गुजरात के मैप को देखने के क्रम में पहले इसको समझते हैं कि कहां कहां कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि बिना मैप के, मैंने आपको पहले ही कहा कि भूगोल पढ़ना, चाहे वो करंट अफेयर के माध्यम से हो और चाहे वह क्लास के माध्यम से हो, तो हमको तो लगता है कि यह संभव है नहीं। हाँ, वो बात अलग है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीजें पढ़ाते हैं और वह सब लोग माहिर हैं, लेकिन हमको जो लगता है कि वो ऐसा संभव थोड़ा सा है नहीं। सबके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो आप जो देखेंगे, यह पूरा जो भाग देखेंगे, यह गुजरात राज्य है, और इस गुजरात राज्य को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। इस गुजरात राज्य को मैं 3 भागों में, आप देखेंगे तो इसे बांटा गया अध्ययन के दृष्टि से। एक तो ये, दूसरा ये, इसको समझ लीजिए G1, इसको समझ लीजिए G2, और इसको समझ लीजिए G। यानी कि अगर मैं कहूं तो आप इसको नाम दे सकते हैं, जो यह जो G1 जो है, इसको आप नाम देख सकते हो कच्छ तट के नाम से जाना जाता है। कच्छ तट यह भाग, इसको सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इसे काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। यह वाला भाग जो है G2। सौराष्ट्र भी बोलते हैं। ये जो G3 आप देख रहे हैं, इसको कैम्बे तट के नाम से जाना जाता है। कैम्बे, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, जिसको सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। आप एटलस खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा, इस सर क्रीक के दक्षिण में कोरी क्रीक, और उसके दक्षिण में आपको गोलिया क्रीक दिखाई देगा, निश्चित रूप से दिखाई देगा। ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। और यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, और यहां अवस्थित है जामनगर, जिसकी हम लोग बात कर, जामनगर। यहां अवस्थित है द्वारिका, कृष्ण की द्वारिका। यहां अवस्थित है पोरबंदर, पोरबंदर। यहां अवस्थित है एलोंग पोर्ट, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ शिप जो है पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाए जहाजों के कब्रगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे अलांग पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। फिर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक नदी अपवहित होती हुई ऐसे करके आ रही है, और यहां आकर अपना जल विसर्जित कर रही है। यही ही नदी है साबरमती नदी।
साबरमती नदी, यह आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए जल्दी से अपने एटलस में, देखिए जल्दी से, मिला। मिला। यहां आपको एक प्रमुख तेल क्षेत्र दिखाई देगा जिसका नाम है कलोल। कलोल। यहां आपको एक नगर दिखाई देगा, प्रमुख नगर, जिसका नाम है अहमदाबाद। आपको यहां एक नगर दिखाई देगा जिसका नाम है भड़ौच। प्रमुख तेल शोध कारखाना है यहां। इसी के ही नीचे आपको दिखाई देगा अंकलेश्वर, यह भी प्रसिद्ध तेल खाने के रूप में है अंकलेश्वर, यह भी आपको दिखाई देगा। यहां आप देखोगे तो एक नदी ऐसे करके बहती हुई आ रही होगी जिसका नाम है नर्मदा नदी, और एक नदी ऐसे करके बहती हुई आ रही होगी जिसका नाम है तापी नदी। तापी नदी। ये लीजिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि यहां क्या क्या है। जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं वृहद स्तर पर, और जब मैपिंग करते हैं और एक एक चीज को लिखते हैं और समझते हैं, और फिर भारत की आर्थिक स्थिति को समझते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा। इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट यहां आपको दिखाई देगा जिसका नाम है कांडला पोर्ट। कांडला बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है भारत का। और हाल ही में, ये कच्छ की खाड़ी के उत्तर में है, हाल ही में यहीं पर एक और प्राइवेट बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है मुंद्रा बंदरगाह। यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में नहीं है, जहां से वृहद स्तर पर कोयले का आयात किया जाता है इसी मुंद्रा बंदरगाह से। इतना ही नहीं, सितंबर अक्टूबर में भारत में G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने अपनी एक रणनीति पेश की थी जिसका नाम है भारत मध्य यूरोपीय आर्थिक गलियारा IMEC, जिसके अंतर्गत भारत से लेके यूरोप तक जल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, इन तीनों परिवहन का यूज करके व्यापार की बात की जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा घटना की लाल सागर में बड़े स्तर पर, भूमध्य सागर में बड़े स्तर पर समुद्री लूटपाट की चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी और एशियाई देशों में आयात और निर्यात पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसी के ही एक अपवाद के रूप में शुरू करने की बात की गई, और उसकी शुरुआत भारत के 2 बंदरगाह से हो रही है। एक तो मुंद्रा बंदरगाह और एक यहां मुंबई में मुंबई बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा IMEC के माध्यम से। तो चीजें पढ़िए तो आपको सब समझ में आएंगे कि क्या है। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें तो साहब, यह क्यों चर्चा में रहा? तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग के कारण चर्चा में रहा। यहां मेजबानी हुई। कि प्री वेडिंग के कारण या प्री वेडिंग की मेजबानी के कारण दस दिन के लिए यहां हवाई अड्डे को
अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। 10 दिन के लिए दिया गया था, यह भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अब जामनगर क्यों फेमस है? जामनगर भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में, जिसे ऑयल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, ठीक है ना। मुख्य तथ्य की बात अगर अब हम लोग करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में अवस्थित इस बंदरगाह को ऑयल सिटी ऑफ इंडिया सॉरी, इस बंदरगाह नहीं, इस शहर को बंदरगाह कर दिया मैंने। इस शहर को ऑयल सिटी ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, यहीं ही मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में ही अवस्थित। अवस्थित है। क्लियर है यहां तक? अगर हम लोग बात करें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार ने मिलकर यहां एक सेंटर, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर की स्थापना की है, जहां परंपरागत चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। यानी कहा जाए, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार ने मिलकर इसी जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। शादी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि सर शादी क्यों पढ़ा रहे हो, शादी तो बताई ही नहीं मैंने। मैं तो ये बता रहा हूं कि बेटा शादी इतने बड़े उद्योगपति के बेटे की हुई, इतना पैसा खर्च हुई, रेहाना जैसी पॉप सिंगर यहां आ गई, जहां आ गई जरा जान तो लो कि वो है क्या। समझ में आया? परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डब्ल्यूएचओ व भारत सरकार ने मिलकर जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर
की स्थापना की है। की स्थापना की है। इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक महोदय का एक सपना है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत में हो, वर्ल्ड लार्जेस्ट जू इंडिया में हो। तो रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में ही विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना कर रही है। बन गया क्वेश्चन। रिलायंस उद्योग जामनगर में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना कर रही। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जामनगर का नाम पूर्व में जामनगर नहीं था, इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। और यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है तो सौराष्ट्र के अंतर्गत दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, सौराष्ट्र के अंतर्गत है जामनगर। और यह जो सौराष्ट्र है, यहां पर जडेजा साम्राज्य की स्थापना थी, और जडेजा साम्राज्य या जडेजा साम्राज्य के अंतर्गत जामनगर जो है यह सबसे बड़ी एवं एक महत्वपूर्ण रियासत में से एक थी जडेजा साम्राज्य के लिए। इतिहास के अंतर्गत हम लोग बात करें तो यह बात कर सकते हैं। तो यह रहा हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के पीछे का कारण। 10 दिन के लिए जो दिया गया वह क्या है और किस तरीके से है। हमने शादी को कवर नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने जो बात की वह बात करी जामनगर जो इतना चर्चा में आया, उससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात इस सीरीज की, ये जो आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो 16 जून को होने वाली है उसकी परीक्षा को ध्यान में रख के जो शुरू की गई है, इस सीरीज की महत्वता है हाथ से बनाकर लोकेशन को दिखाना, हाथ से मैप को बनाना, हाथ से ही लोकेशन को फिल करके आपको बताना। भले ही आप घर पर बैठ के एटलस देख रहे होंगे, एटलस में इन स्थानों को देख रहे होंगे, कुछ मिल रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जब आप हाथ से स्वयं बनाते हैं मैप तो वह लोकेशन आपके दिमाग में छप जाती है। YouTube पे हजारों ऐसे वीडियो पड़े हुए होंगे जहां आपको भूगोल से संबंधित करंट अफेयर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम शिक्षक, शायद या फिर कहूं मैं एक तरीके से मैं देख भी नहीं रहा हूं कि ऐसा कोई शिक्षक मुझे दिखाई दिए। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक मैं नहीं देख पा रहा हूं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि जहां शिक्षक हाथ से अपने मैप बनाकर तो समझाए। पीपीटी या डाउनलोड करके दिखा देना और फिर बना देना, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि आप अगर नोट्स बना रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे, तो आपको लोकेशन बनानी पड़ेगी, तो आपको वह याद रहेगा। इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। ऑफलाइन क्लास में जब आप लोग पढ़ते हैं तो ऑफलाइन क्लास का माहौल ही ऐसा होता है। हालांकि वो बात अलग है, बड़े बड़े संस्थानों में अब शॉर्टकट चलने लगा है, या टीचर भी शॉर्टकट मानने लगे हैं। अब वो क्या करते, गए गूगल पे डाउनलोड कर लिया मैप कि चलो भैया लो, ये है ये है ये है ये है। बच्चे को भी, टीचर को भी बनाना नहीं पड़ा, टीचर को भी फिल नहीं करना पड़ा, टाइम बहुत ज्यादा बच गया। पता चले कोई भी एक चीज जो 2 घंटे 2.5 घंटे में बनाकर बताकर एक एक पॉइंट को समझाई जाती, वो 1 घंटे के अंदर हो गया। टीचर का भी समय बचा, स्टूडेंट को लग रहा है मेरा भी समय बचा। जी नहीं, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, आप शॉर्टकट मार के चलोगे, यहां पर सफलता हाथ नहीं लगेगी। हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाए, लेकिन मुख्य परीक्षा में निश्चित ही आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसको ध्यान में रखिए, इन बातों को। 10 चैप्टर हैं किसी
इस विषय में तो 10 को पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि 10 पढ़ोगे तो तय है 10 को पूरा नहीं अच्छे से तैयार कर पाओगे। लेकिन परीक्षा के प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनमें से कोई 6, 7, 8 चैप्टर को चुन लो और उनको ऐसा तैयार करो कि ले पूछ कहां से पूछे। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, दिए गए मैटर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।